नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है इसमें हम बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक, अगला टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है। ये तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज के इस क्लास में हम प्राणी समभोजी पोषण जो होता है वो कौन कौन से चरणों में पूर्ण होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अमीबा में पाचन कैसे होता है, टिड्डा में पाचन कैसे होता है, ये भी आज हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो हमारा पहला टॉपिक है प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, तो ये प्राणी समभोजी पोषण या इसको पूर्ण भोजी पोषण भी कहा जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब जो भोज्य पदार्थ है उसको ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और निगल कर अंतर्ग्रहित करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण जो होता है इसमें कई चरणों में पूर्ण होता है। ये इसमें सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसके बाद पाचन की क्रिया होती है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, फिर अवशोषण के बाद उसमें स्वांगीकरण की क्रिया होती है, एसिमिलेशन बोलते हैं जिसे, और उसके बाद फिर अंत में बहिष्करण होता है। तो ये जो विभिन्न चरण जो है इसको हम आज देखेंगे कि प्राणी समभोजी पोषण जो है कौन कौन से चरणों में पूर्ण होता है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो चरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण या इंजेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण या इंजेशन। तो अंतर्ग्रहण या इंजेशन का मतलब क्या हुआ, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। तो प्राणी समभोजी जो पोषण होता है इसमें जीव जो है भोज्य पदार्थों को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, निगल कर अंतर्ग्रहित करते हैं। तो ठोस रूप में भोजन तो ग्रहण करते हैं, परंतु अलग अलग जीवों में उसको निगलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई जीव ऐसा होता है जो इन ठोस जो भोज्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निगलता है, तो कोई जीव ऐसे होते हैं जो उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। कुछ जीवों में अंतर्ग्रहण के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं जो उसमें सहायता करते हैं। जैसे मनुष्य में मुख में दांत होता है, जीभ होता है, ठीक है, और हम अपने हाथों से भोजन को मुख तक ले जाते हैं। तो ये अंतर्ग्रहण में क्या कर रहे हैं, भोजन के अंतर्ग्रहण में हमारी सहायता कर रहे हैं ये अंग जो है। इसी तरीके से जो अमीबा एक कोशिकी जीव है उसके पास कोई विकसित तंत्र नहीं होता और उनके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, तो उनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए, अंतर्ग्रहण करने के लिए कूटपाद बनते हैं। तो कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं, वे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ जीवों में स्पर्शक होता है, स्पर्शक से वो भोजन जैसे उसके संपर्क में आते हैं एक उद्दीपन उत्पन्न होता है और वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जीवों में अंतर्ग्रहण के लिए कुछ अंग होते हैं जो भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करते हैं। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। तो ये सबसे पहला चरण है। उसके बाद क्या होता है, भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन होना जरूरी है। पाचन या डाइजेशन बोल सकते हैं। तो पाचन या डाइजेशन की जो क्रिया है, क्या होता है पाचन, तो जब हम भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं वो ठोस रूप में होता है और जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है। जब हम उसको अंतर्ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भी पोषक पदार्थ है वो जटिल रूप में होता है। उसके अणुओं का जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम उसी रूप में हमारा शरीर जो है अवशोषित नहीं कर सकता। तो उसको क्या करते हैं, जब हम शरीर के अंदर उसको ले जाते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र जो होता है उसमें इसका पाचन की क्रिया होती है। पाचन होने का मतलब क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल और उपयोगी कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर दिया जाता है। मतलब जो बड़े अणु हैं उसको छोटे अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनका क्या हो सके, हमारे शरीर में अवशोषण हो सके। तो पाचन की क्रिया में भोज्य पदार्थों को जटिल से हम सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित करके उसका अवशोषण किया जाता है। तो यह क्रिया जो है पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन में
कुछ जीवों में विकसित तंत्र होता है, पाचन तंत्र, जिसमें हम आहार नाल और कुछ पाचक ग्रंथियां जो है भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। लेकिन कुछ जीवों में विकसित तंत्र नहीं होता, जैसे एक कोशिकी जीव हो गए, तो एक कोशिकी जीवों में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, तो उनमें सारी जो क्रियाएं हैं पाचन और अंतर्ग्रहण एक ही कोशिका के द्वारा होता है। अब आते हैं तीसरा चरण। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होना या एब्जॉर्प्शन। तो इस क्रिया में क्या होता है कि पचे हुए भोजन, जो उपयोगी भोजन है या जो सरल कार्बनिक पदार्थ है, उन पदार्थों का क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। क्योंकि पाचन तंत्र में तो पाचन की क्रिया हो गई, अब जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एक परिसंचरण तंत्र होता है, जिससे कि वो जो भोज्य पदार्थ है उनसे जो हमें सरल जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए थे उनको पूरे शरीर में पहुंचाया या वितरित किया जाता है। तो उसके लिए उसको कहाँ कर पहुंचाना है, सबसे पहले तो उसको परिसंचरण तंत्र में पहुंचाना है, जैसे कि रुधिर हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, लसिका हो गया, तो वहाँ तक उसको पहुंचाने के लिए उसका क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। तो हमारे आहार नाल में एक अंग होता है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में छोटे छोटे क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा इन पचे हुए भोज्य पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होकर करके उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, हमारे रक्त और लसिका तंत्र में पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये पूरे शरीर में वितरित कर दिए जाते हैं। फिर आता है चौथा, अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण, या हम इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण की क्रिया का मतलब क्या होता है कि हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे उसका जब पाचन हुआ तो जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों या उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसका अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या कर दिया गया, रक्त के द्वारा या लसिका तंत्र के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, वितरित कर दिया गया। अब क्या होता है, किसी किसी अंग को कुछ विशेष पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे सभी अंगों को प्रोटीन या सभी अंगों को वसा या सभी अंगों को सभी प्रकार के विटामिन चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी अंग को कुछ विशेष पदार्थ की ज़रूरत होती है, यौगिक की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी अंग को प्रोटीन की ज़रूरत है तो वह क्या करेगा, जो रुधिर है उसमें से उस प्रोटीन को क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और उस प्रोटीन से नए कोशिका का निर्माण होगा, या जो टूटे फूटी कोशिका है उसका मरम्मत का काम करेगा। कहीं पर अगर वसीय अम्लों की ज़रूरत है तो वो वसीय अम्ल को अवशोषित कर लेगा। कहीं पर अगर विटामिन्स की ज़रूरत है तो वो विटामिन को रख लेगा। कहीं कहीं पर प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी चीज़ों की ज़रूरत है तो वह अंग क्या करेगा, अपनी आवश्यकता अनुसार उन पदार्थों को अपने उपयोग में लाएगा और उपयोगी पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे प्रोटीन चाहिए तो अमीनो एसिड का अवशोषण होगा और उससे प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। अब प्रोटीन का निर्माण हो सकता है जैसे नए जीव द्रव्य बनाने के लिए है तो वहाँ पर वसा की भी ज़रूरत होगी, तो वसा बनाने के लिए वसीय अम्ल का क्या होगा, वहाँ पे उपयोग होगा। इसी तरीके से यदि ऊर्जा की आवश्यकता है तो वहाँ से ग्लूकोज का उपयोग होगा। ग्लूकोज को क्या कर लेगी, वो कोशिका रख लेगी और उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उन अंगों के द्वारा उन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। तो ये स्वांगीकरण की क्रिया होती है। उसके बाद लास्ट जो होता है चरण, अंतिम चरण, उसको हम कहते हैं बहिष्करण। अब नाम से स्पष्ट है, बहिष्करण का मतलब क्या होता है, इजेशन। तो बहिष्करण का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। देखिए, सबसे पहले हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया, फिर उसका पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जो उपयोगी पदार्थ है उसका अवशोषण हुआ। लेकिन जो पदार्थ उपयोगी नहीं था या जिन पदार्थों का पाचन नहीं हो पाया, वो अपचित और अनुपयोगी पदार्थ जो है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचती है। बड़ी आंत में उनका क्या होता है, कुछ समय के लिए को संचित करके रखता है और फिर गुदा द्वार के द्वारा उसको शरीर से बाहर
निकाल दिया जाता है। तो शरीर से अनुपयोगी पदार्थ और अपचित भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहिष्करण या इजेशन का क्रिया कहते हैं। तो ये है प्राणी समभोजी पोषण के विभिन्न चरण। इन चरणों में पूर्ण होता है प्राणी समभोजी पोषण या पूर्ण भोजी पोषण की क्रिया। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन कैसे होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन या डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है और सारा जो जैविक क्रिया है वो सब का सब किसमें होता है, एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, अमीबा में जो पाचन की क्रिया होती है वो अंतः कोशिकीय होती है। अंतः कोशिकीय पाचन होता है किनमें, अमीबा में। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़, अमीबा में भी प्राणी समभोजी पोषण या पूर्ण भोजी पोषण होता है। पूर्ण भोजी पोषण होता है किसमें, अमीबा में। तो अमीबा भी जो है भोज्य पदार्थों को ठोस रूप में अंतर्ग्रहण करता है। अब हम देखेंगे अमीबा में अंतर्ग्रहण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो अंतर्ग्रहण की जो क्रिया है अमीबा में, इसको हम बोलते हैं कोशिका पायन। क्या कहते हैं, कोशिका पायन। और ये अलग अलग तरीके से होता है। कोशिका पायन का मतलब क्या होता है कि जो जीव एक कोशिकी होते हैं उनमें उनकी कोशिका में एक आशय का निर्माण होता है। आशय मतलब उनकी कोशिका में एक गर्त या गड्ढा ऐसे बन जाता है जिससे कि जो भी द्रव है वो बहकर इस आशय में आ जाती है और उस पानी या द्रव में जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है वो भी बह के इसके साथ में आ जाते हैं इस आशय में। उसके बाद क्या होता है कि ये जीव इस आशय को बाकी पानी से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और अलग करके अपने कोशिका के अंदर ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका पाचन होता है और पाचन होने के पश्चात अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद उसका वितरण होता है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी कोशिका में और बाकी जो बचे हुए अपचित और अनुपयोगी पदार्थों को फिर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मान लिया जाए अमीबा है जिसमें सबसे पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण की क्रिया होगी। तो इसमें अंतर्ग्रहण जो है 4 प्रकार से हो सकता है अमीबा में। एक का नाम है सर्कमवेलेंस, परिभित्तीकरण। परिभित्तीकरण कहा जाता है इसको। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सर्कमवेलेशन कहते हैं। सर्कमवेलेशन या परिभित्तीकरण। दूसरा जो होता है उसको परिवहन या सर्कमफ्लुएंस कहा जाता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं आयात होना या इंपोर्ट। और चौथा जो होता है उसको अंतर्वेशन कहा जाता है या इन्वेजिनेशन। अंतर्वेशन या इन्वेजिनेशन। और एक तो कोशिका पायन। तो कोशिका पायन, इन चारों प्रोसेस को कोशिका पायन ही कहा जाता है, बस तरीके अलग हैं कोशिका पायन के। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पिनोसाइटोसिस कहा जाता है और या इसी को एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। और जब बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, बहिष्करण की क्रिया, उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे परिभित्तीकरण या सर्कमवेलेशन क्या होता है। ये अंतर्ग्रहण का ही एक तरीका है जो कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। परिभित्तीकरण में क्या होता है कि जब भी कोई भोज्य पदार्थ जिसे अमीबा जो है भोजन के रूप में अंतर्ग्रहित करता है, अगर कोई भोज्य पदार्थ या भोजन अमीबा का जब खुद चलकर, यहाँ पर क्या होगा, जो भोजन है वो खुद चलकर क्या होगा, अमीबा के संपर्क में आता है। तो जैसे ही वो अमीबा के संपर्क में आता है, अमीबा क्या करता है कि अमीबा की जो कोशिका है उसमें कुछ छोटे छोटे उभार उत्पन्न होते हैं और उन उभारों को हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद या स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है। स्यूडोपोडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक छद्म पैर की तरह दिखाई देते हैं या कार्य करते हैं, एक पैर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई पैर नहीं होता, इसलिए हम इसको स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं। और इस कूटपाद के माध्यम से क्या करते हैं, ये इस सूक्ष्म जीव को चारों तरफ से घेर लेते हैं ऐसे, और घेर कर इस तरीके से घेर लेते हैं और घेर कर क्या करते हैं, शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ में कुछ मात्रा में जल के अणु भी या जल भी आ जाते हैं, और उसके बाद अंदर लेने के बाद खाद्य धानी का निर्माण होता है। ये खाद्य धानी का निर्माण हुआ, इसी में क्या है, वो सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है मौजूद है। खाद्य धानी या इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। ये जो फूड वैक्यूल जो होता है, यहीं पर अब उस भोजन का या भोज्य पदार्थ का क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। क्या होगा अब इसमें, अगला स्टेप होगा पाचन। ये तो अंतर्ग्रहण हो गया, अब यहाँ पर क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। या डाइजेशन, पाचन की क्रिया होती है। पाचन होने के पश्चात इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। जो सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जब ये अपघटित हो जाता है तो इसका इस तरीके से अवशोषण होता है। और अमीबा में अवशोषण जो है विसरण के द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्या होता है, तो विसरण का मतलब जब भी कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर जिन पदार्थों का पाचन हुआ है उसकी सांद्रता अधिक होती है और कोशिका के इस हिस्से में या अंदरूनी हिस्से में इसका जो सांद्रता है वो कम होती है, जिसके कारण ये जो है विसरित होकर कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। और इस तरीके से पूरी कोशिका में जो भी पचित खाद्य पदार्थ है उसका वितरण हो जाता है। उसके बाद जो अपचित खाद्य पदार्थ है वो बहिष्कृत कर दिया जाता है। कैसे बहिष्कृत होता है, तो यही जो खाद्य धानी है वो जब सतह पर पहुंचती है, कोशिका के सतह पर पहुंचती है, तो कोशिका के सतह पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो फट जाती है और उसमें जो भी अपचित भोज्य पदार्थ है वो बहिष्कृत कर दिया जाता है, कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा बहिष्करण या इजेशन, और ये है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। ये जो है अमीबा का साइटोप्लाज्म है इस तरीके से, जिसमें अवशोषित भोजन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होता है। तो परिभित्तीकरण में क्या हुआ, परिभित्तीकरण में जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है वो स्वयं चलकर अमीबा के संपर्क में आया। उसके बाद अमीबा के जो कूटपाद है उसके द्वारा उसको क्या कर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया और घेर कर शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर ले लिया गया।
फिर खाद्य धानी में उसका पाचन हुआ और पाचन होने के पश्चात खाद्य धानी बना, खाद्य धानी में पाचन की क्रिया हुई, उसके बाद पचित भोजन का अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के पश्चात उसका विसरण के माध्यम से पूरी कोशिका में वितरण कर दिया गया और बचे हुए अपचित अनुपयोगी पदार्थों को बहिष्कृत कर दिया गया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये जो क्रिया है, बहिष्करण की जो क्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस, और ये हो एंडोसाइटोसिस, जिसमें अंदर जा रहा है। तो ये हो गया पहला जो अंतर्ग्रहण का तरीका है, परिभित्तीकरण, सर्कमवेलेशन। अब आते हैं दूसरा तरीका, परिवहन या सर्कमफ्लुएंस। परिवहन क्या होता है? तो इसमें जो भी खाद्य पदार्थ है या जो भी भोज्य पदार्थ है वो स्थिर अवस्था में होता है, वो चलता फिरता नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थिर है। लेकिन जैसे ही अमीबा खुद चलकर उसके पास जाएगा या पानी के या जल के बहाव में जब वो अमीबा के संपर्क में आता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है, जैसे ही अमीबा के कोशिका के संपर्क में वो खाद्य पदार्थ आएगा, वैसे ही क्या होता है, एक कप के समान संरचना का निर्माण होता है। जैसे ही ये इस तरीके से इसके कोशिका के संपर्क में आया तो यहाँ पर एक कप के जैसा क्या बनता है, एक संरचना बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड कप। क्या बोलते हैं? फूड कप कहा जाता है। और ये फूड कप में क्या करता है, इन पदार्थ, इस भोज्य पदार्थ को जैसे ही फूड कप के अंदर आता है उसको अपने कूट पादों की सहायता से क्या कर लेता है, बंद करके अंदर कोशिका के अंदर ले लिया जाता है और फिर खाद्य धानी का निर्माण होता है। उसके बाद पाचन की क्रिया होती है, फिर अवशोषण होता है और फिर से बहिष्कृत कर दिया जाता है अपचित भोज्य पदार्थ को। तो इस प्रकार का अगर परिवहन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्लुएंस या परिवहन कहते हैं। ये हो जाएगा, इसमें फूड कप बनेगा। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, जिसका नाम क्या है? आयात या इंपोर्ट होना। तो इसमें भी जो भोज्य पदार्थ है वो मोबाइल नहीं होता, ही मोबाइल रहता है, मतलब स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही वो इस अमीबा के संपर्क में आएगा, यहाँ पर फूड कप के जगह पे क्या बनता है? गर्त बन जाता है। गर्त या पिट बन का निर्माण होता है। एक गर्त या क्या बन जाता है? पिट का निर्माण होता है। और उसके बाद यहाँ से कूटपाद का निर्माण होता है और कूटपाद के द्वारा इसको घेर लिया जाता है और शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर इसको ले लिया जाता है। फिर खाद्य धानी या फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, जहाँ पर इसका ये पाचन की क्रिया होती है, फिर अवशोषण होता है, फिर से कोशिका से इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसमें जो है गर्त या पिट का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं चौथा जो होता है, उसको अंतर्वेशन या इन्वेजिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थ, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो जीवित अवस्था में हो, खुद से चलकर इसके संपर्क में आया हो, क्या होता है कि जैसे ही अमीबा के कोशिका के संपर्क में कोई भी भोज्य पदार्थ आता है तो अमीबा की कोशिका के द्वारा कुछ चिपचिपा व जहरीली पदार्थ का क्या होता है? सिक्रेशन या स्राव होता है, जिससे वो जो भी भोज्य पदार्थ है या भोजन है या जो भी सूक्ष्म जीव है जिसको अमीबा जो है भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहता है, वह पदार्थ क्या होता है? चिपक जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। और अगर वो जीवित अवस्था में है तो इन जहरीले पदार्थों की वजह से क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अपने कूटपादों की सहायता से वो अपने कोशिका के अंदर ले लेती है और फिर खाद्य धानी का निर्माण होता है और वहाँ पर पाचन की क्रिया और अवशोषण की क्रिया होती है। फिर उसके बाद अपचित खाद्य पदार्थ को बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो जब कोई भी भोज्य पदार्थ को इस तरीके से किसी भी संरचना के द्वारा, चाहे वो परिभित्तीकरण हो, परिवहन हो, आयात हो या अंतर्वेशन हो,
जब अपने कूटपादों की सहायता से अपने घेरे में ले लेता है ये अमीबा, तो इस संरचना को क्या बोला जाता है? पिनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसोम। पिनोसोम कहा जाता है। और इस क्रिया को ही पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहते हैं। तो ये है अमीबा, एक कोशिकीय जीव जिसमें कि अंतर्ग्रहण के अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु अंतर्ग्रहण करने के पश्चात जो आगे का जो चरण है, खाद्यधानी, पाचन, अवशोषण और बहिष्करण, वो सभी में एक जैसा ही होता है। तो ये अमीबा का पाचन हो गया। अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है, ये चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। अब आते हैं अगला टॉपिक, टिड्डा में पाचन कैसे होता है। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव टिड्डा में पाचन। तो टिड्डा एक बहुकोशिकीय जीव है, मतलब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि इनमें एक विकसित पाचन तंत्र होता है। अब जब इसमें एक विकसित पाचन तंत्र होता है तो इनमें पाचन की क्रिया अमीबा से अलग होती है। अब देखते हैं कि टिड्डा में पाचन की क्रिया कैसे होती है, कैसे भोजन का पाचन होता है और शोषण होता है। तो टिड्डा जो है एक शाकाहारी जीव है और इसमें जो है पाचन के लिए अलग से पाचन तंत्र का निर्माण हो चुका है। इसलिए इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि पाचन जो है बाह्य कोशिकीय होता है, मतलब कोशिका के बाहर जो है इनमें पाचन की क्रिया होती है। दूसरा कि टिड्डा जो है एक शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव है मतलब यह जो है पेड़ के जो पत्तियां जो होती है उनको खाता है ये। तो इसीलिए इनके मुख में कुछ विशेष अंग होते हैं जिनसे ये क्या करते हैं, जो भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कर तोड़ दिया जाता है। और कुछ जो लार ग्रंथियां होती है उनसे जो लार निकलती है उनके द्वारा उसको नम और गीला करके क्या करते हैं, निगलने में सहायता करते हैं। तो टिड्डा का जो पाचन तंत्र है, सबसे पहले उसकी हम संरचना देख। तो ये टिड्डा के पाचन तंत्र की संरचना है। अब इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये जो होता है ये इसका मुख हो गया, और ये जो है लार ग्रंथि है, ये ग्रसनी है, इसको क्रॉप बोला जाता है। ये जो है इसको गिजार्ड कहते हैं। उसके बाद ये अमाशय है। इसको हिपैटिक सीका कहा जाता है। ये छोटी आंत है। ये मैलपिघियन नलिकाएं हैं। ये बड़ी आंत है, इसको मलाशय कहते हैं। और ये जो है गुदाद्वार। तो इतने जो है ये इसके पाचन अंग के जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। टिड्डे के जो पाचन अंग को, पाचन संस्थान को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग, इसके अंतर्गत आता है मुख, लार ग्रंथि, ग्रसनी, क्रॉप और गिजार्ड। ये अग्रभाग में आता है।
उसके बाद जो मध्य भाग है उसमें अमाशय और छोटी आंत का कुछ हिस्सा आता है, और पश्च भाग में ये मध्य भाग हो गया, और पश्च भाग में छोटी आंत से बड़ी आंत और मलाशय और गुदा द्वार आता है। ये इसका पश्च भाग है। तो अब हम देखते हैं, ये तो पाचन तंत्र हो गया जिसमें कौन कौन से अंग होते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुख में कुछ विशेष अंग होते हैं जिसकी सहायता से भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसकी सहायता से उसको हम नम गीला लसलसा बनाते हैं या लसलसा बनता है। और फिर आगे जो है ग्रसनी की सहायता से भोजन कहाँ पहुँचता है, क्रॉप में पहुँचता है। अब देखिए, मुख में जो लार ग्रंथि है, उन लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उनमें उनका एक काम तो भोजन को लसलसा और चिकना बनाना होता है। दूसरा चीज़, लार में कुछ एंजाइम होते हैं जिनकी सहायता से मंड या स्टार्च का पाचन होता है। तो यहाँ पर मंड या स्टार्च का पाचन जो है प्रारंभ हो चुका है। अब ये जो भोज्य पदार्थ है वो ग्रसनी से होते हुए कहाँ पहुँचता है, क्रॉप में। क्रॉप जो होता है यहाँ पर कुछ समय तक भोजन जो है संचित किया जाता है। क्रॉप में संचय होने के बाद वो आगे जो भोज्य पदार्थ है वो गिजार्ड में पहुंचता है। गिजार्ड में क्या होता है, तो गिजार्ड की जो दीवारें हैं, गिजार्ड के दीवार की जो कोशिका है, पेशी जो है, वो क्या करते हैं, भोजन को की पिसाई करते हैं। यहाँ पर गिजार्ड में क्या होता है, भोजन को पीसा जाता है। गिजार्ड की जो पेशियाँ होती है बहुत ही मजबूत होती हैं, और गिजार्ड की जो दीवारें होती हैं वो मोटी भी होती है। और मोटा होने का मुख्य रीज़न यही है ताकि ये भोजन को यहाँ पे पीसा जा सके। मतलब जिन भोजन को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद भी अगर उनका आकार अगर ज़्यादा बड़ा है या उनका पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसको यहाँ पर गिजार्ड के द्वारा पीस कर और भी बारीक या छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था। उसके बाद गिजार्ड से जो भोज्य पदार्थ है वो कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। अमाशय के पास ही कुछ 6 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, अमाशय के पास ही 6 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सीका कहते हैं। ये जो ग्रंथि है हिपैटिक सीका, ये अमाशय में जाकर खुलती है, और अमाशय में जाकर खुलती है तो हिपैटिक सीका से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, उसमें उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो हिपैटिक सीका में ही जो है पाचक एंजाइम पाया जाता है। और यह जो ग्रंथि है इनकी संख्या कितनी होती है, 6 जोड़ी। और ये जो है अमाशय में जाकर खुलती हैं और वहाँ पर भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के पश्चात पचा हुआ जो भोजन है वो कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, कोशिकी संरचनाएं होती है जिसके द्वारा इनका क्या होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के पश्चात ये कहाँ चले जाता है, बड़ी आंत में पहुँचता है। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है वहाँ पर बहुत से तंतु के समान असंख्य मात्रा में नलिकाएं होती है। कहाँ पर, ये जो नलिकाएं हैं ये तंतु के समान असंख्य मात्रा में होती है। इनकी जो संख्या होती है वो असंख्य होती है, इसलिए हम असंख्य मतलब ये जो नलिकाएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। मेलपिगियन नलिकाएं ये क्या है, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। इसका नाम क्या है, मेलपिगियन नलिकाएं। उसके बाद जो
अपचित जो भोजन है, जो पचे हुए भोजन है वो तो छोटी आंत में उनका अवशोषण हो चुका है, लेकिन जो अपचित भोजन है या बोल सकते हैं जो अनुपयोगी भोज्य पदार्थ है वो बड़ी आंत में पहुंचती है, जहां पर कुछ समय के लिए संचित किया जाता है और समय समय पर मलाशय या गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है टिड्डे में पाचन की क्रिया। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, जहाँ पर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उससे भोजन में मौजूद स्टार्च का पाचन होता है और साथ ही साथ भोजन को नम और लसलसा तथा चिकना बनाया जाता है। किसके द्वारा? लार के द्वारा। फिर ग्रसनी से होते हुए भोजन पहुँचता है कहाँ पे? क्रॉप में, जहाँ कुछ समय तक भोजन को संचित किया जाता है। क्रॉप से भोजन पहुँचता है गिजार्ड में। गिजार्ड की जो पेशियाँ होती है वो मोटी होती है, दीवारें जो होती है वो मोटी होती है और इनके पेशियों के द्वारा भोजन को और अच्छे से पीसा जाता है। पिसे हुआ जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वो अमाशय में पहुंचता है, जहां पर हिपैटिक सिका नामक ग्रंथियां पाई जाती है जो अमाशय में खुलती है और इन हिपैटिक सिका ग्रंथियों से ही पाचक रस या पाचक एंजाइम का स्रावण होता है। कहाँ पे? अमाशय में, जहाँ पर जो पिसे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनका पाचन होता है। पाचन होने के बाद पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में, और जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो आगे बड़ी आंत में चली जाती है, जहाँ पर उनका संचय किया जाता है। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है उसी स्थान पर असंख्य मात्रा में कुछ नलिकाएँ पाई जाती है। इनको हम मेल्पिगियन नलिकाएँ कहते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करना, या एक प्रकार से ये उत्सर्जी अंग होते हैं। और जो बड़ी आंत में जो संचित अपचित भोजन है उसको धीरे धीरे करके समय समय पर मलाशय या गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया टिड्डे का जो है पाचन संस्थान और पाचन क्रिया कैसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर है इसमें। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो दोनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ कि इस प्राणी समभोजी पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण, फिर अमीबा में पाचन कैसे होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीवों में पाचन कैसे होता है। फिर उसके बाद बहुकोशिकीय जीव टिड्डा में पाचन कैसे होता है। अगर इन टॉपिक्स में अगर किसी में भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।